नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सभी चर्चा करने वाले हैं कॉर्डेटा संघ के जो मुख्य 5 वर्ग हैं। उन 5 वर्गों में से एक वर्ग सरीसृप वर्ग पर पांचों वर्गों को एक बार क्रम से उनके नामों का उद्गार कर देते हैं। वो पांचों वर्ग हैं फिशीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमेलिया। अर्थात फिशीज मतलब मत्स्य, एम्फीबिया मतलब उभयचर, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, एवीज मतलब पक्षी वर्ग, मैमेलिया मतलब स्तनधारी वर्ग। इनमें से आज हम सभी को केवल चर्चा करनी है रेप्टाइल्स पर, यानी कि सरीसृप पर और सरीसृप के सामान्य लक्षणों पर। तो चलते हैं बिना देरी किए वर्ग सरीसृप पर। वर्ग सरीसृप में आपको एक शब्द याद करके रखना है जो कि है रेप्टम। रेप्टम से बना रेप्टिलिया, और रेप्टिलिया का सामान्य अर्थ होता है रेंगने वाले जीवधारी, जिनको हम हिंदी भाषा में सरीसृप भी कहते हैं। रेप्टम का अर्थ होता है रेंगना, कह देंगे रेप्टिलिया रेप्टम नामक शब्द से बना है जिसका सामान्य अर्थ होता है रेंगना। चलते हैं बिना देरी किए इनकी सामान्य अवधारणाओं पर। तो इस वर्ग में रेंगने वाले धरातलीय जंतु आते हैं, मतलब जमीन पर रहने वाले और रेंगने वाले जंतु आते हैं जो रेंग कर आगे बढ़ते हैं या गति करने के लिए रेंगने पर निर्भर कर रहते हैं। फिर है ये प्रथम सत्य स्थलचर ट्रू टेरेस्ट्रियल जीवधारी होते हैं या जंतु कहे जाते हैं, जो पूर्ण रूपेण स्थल पर पहुंचने के कारण इनमें पूर्णतया वायवीय श्वसन अर्थात फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। बात का सामान्य अर्थ इतना है कि ये वास्तविक स्थलचर जंतु कहे जाते हैं और पूरी तरह से धरती पर या स्थल पर पहुंचने के कारण इनमें पूर्णतया वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन मतलब वायु की उपस्थिति वाला श्वसन, जो वायु के कारण जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो वायवीय श्वसन होता है। और इनमें श्वसन जो होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। इसके पहले जो एम्फीबिया आपने पढ़े होंगे, एम्फीबिया या एम्फीबिया के पहले फिशीज यानी कि मत्स्य वर्ग, इनमें मत्स्य वर्गों में क्लोम के द्वारा भी श्वसन होता था या बॉडी के द्वारा भी श्वसन होता था। यहाँ पर इन सब में जो श्वसन होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। चलते हैं इनके सामान्य लक्षणों पर। तो इनका शरीर जो होता है सिर, ग्रीवा, धड़ एवं पुच्छ में विभाजित होता है। मतलब इनके शरीर के बॉडी के मुख्य 4 पार्ट्स होते हैं, सिर, ग्रीवा, धड़ और पुच्छ। मतलब सिर का मतलब सिर ही होता है। इसके अलावा ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन, धड़ का मतलब होता है उनका जो सीने वाला भाग है, बॉडी के बीच वाला सेंटर वाला बीच वाला भाग है, पुच्छ पीछे वाला भाग होता है। तो ये 4 भागों में बटा हुआ रहता है। इनकी त्वचा जो है वो श्लेष्म रहित और सूखी होती है। मतलब ना तो इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ना ही श्लेष्म पाई जाती है। कोई भी चिकना पदार्थ इनकी त्वचा पर नहीं पाया जाएगा। त्वचा सूखी होगी, ये इनके सामान्य लक्षण हैं। उसके बाद इन पर कांटेदार शल्क का आवरण पाया जाता है जो इनका बाह्य कंकाल बनाता है। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि रेप्टाइल्स के शरीर के ऊपर बाह्य कंकाल भी पाया जाता है जो कि कांटों का बना हुआ होता है, या यूँ कह लें बाह्य कंकाल के ऊपर कांटे जैसे प्रभार बने हुए होते हैं, जिससे इनके लिए बाहर से सुरक्षा प्रदान होती है, सुरक्षा प्राप्त होती है। अगली बार चलते हैं। इनमें अस्थियों का अंतः कंकाल पाया जाता है। वास्तव में इनमें केवल एंडोस्केलेटन पाया जाता है, मतलब आंतरिक कंकाल पाया जाता है। इनमें बाह्य कंकाल के रूप में इनकी बॉडी बाहर से थोड़ी मजबूत हो जाती है, दृढ़ हो जाती है और उभारों वाली हो जाती है, जिसको कांटेदार आवरण कहा जा सकता है। अगला पॉइंट है, इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। मतलब श्वसन की प्रक्रिया के लिए इनमें फेफड़े पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कैल्शियम कार्बोनेट के आवरण युक्त अंडे देते हैं। आप सभी जानते हैं अंडों के ऊपर का जो कवर होता है, मतलब उनका जो कवच होता है ऊपर का, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, जिसके कारण वे बाहर से सफ़ेद भी दिखते हैं। जिनसे शिशुओं का जन्म होता है, अंडों से होता है। मतलब ये जीवधारी अंडे देने वाले होते हैं और इनके अंडे के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण होता है। सामान्य खास बात है जो आपको याद कर लेनी है यहाँ से, इन अंडों को क्लेडोइक अंडे कहते हैं। कौन से अंडे कहते हैं? क्लेडोइक अंडे कहते हैं। क्लेडोइक अंडे और नॉन क्लेडोइक अंडे अंडों की 2 प्रकार हैं। क्लेडोइक अंडों में खास बात ये होती है कि ये अंडे ठोस होते हैं, दृढ़ होते हैं, और ठोस दृढ़ होने के अलावा इन अंडों के ऊपर एक परत पाई जाती है जो इनके लिए ठोस बना देती है और दृढ़ बना देती है, जिससे इनमें खास प्रक्रियाएं होने लगती हैं। इनमें पानी और गैसों का आदान प्रदान सीमित हो जाता है। अर्थात इनमें जब बाहर से आवरण ठोस हो जाता है तो पानी और गैसें सीमित मात्रा में ही बाहर और अंदर आ जा पाती हैं।
तो ये होते हैं क्लीडोय कंडी। उसके अलावा अब चलते हैं आगे। कुछ जीवधारी एग्जाम्पल्स में है जैसे कि सर्प, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल और गिरगिट। इसके अलावा और भी अन्य जितने जीवधारी हैं जो रैंक कर चला करते हैं धरती पर, वे सबके सब भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। पहले एग्जाम्पल पर चलते हैं। पहले है घरेलू छिपकली, आपके लिए दिख रहा होगा सिर। तो घरेलू छिपकली का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी जीवधारी का, छिपकली का ही नहीं सभी जीवधारियों का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो सिर होता है। और सिर में सबसे आगे जो यहाँ पर नासा छिद्र लिखा हुआ है, ये नाक का छिद्र है, यहाँ से ये वायु का आदान प्रदान कर सकती है। नेत्र हैं, फिर कर्णपटल है, मतलब इस क्षेत्र से इसके लिए ध्वनियों की संवेदनाएं प्राप्त होती हैं। फिर है ग्रीवा, ग्रीवा अर्थात इसकी गर्दन, पंजेदार अंगुलियाँ। अग्रपाद आगे के पैरों को कहा जाता है, पश्चपाद पीछे के पैरों को कहा जाता है। पीछे से एक जगह धड़ लिखा हुआ है, धड़ मतलब इनका ट्रंक या बीच वाला सिरा जो है इनकी बॉडी का, और सबसे पीछे है इनमें पुच्छ। ये सामान्य घरेलू छिपकली है, सभी ने देखी भी होगी। इसके अलावा है बगल में टॉर्टॉइस यानी कि कछुआ। कछुए को देखें तो कछुए का सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट होता है बॉडी का जो कि है सिर। सिर के अलावा वहीं पर होती है उसकी ग्रीवा, नेत्र वगैरह भी इसमें होते हैं, पाए जाते हैं। अग्रपाद, और अग्रपाद में अंगुलियां लगी हुई थी, अंगुलियों जैसे प्रभार निकले हुए होते हैं जिनको पादजाल कहा जाता है। कछुए की जो बॉडी होती है, पीठ होती है बॉडी पर, मतलब शरीर की जो पीठ होती है उस पीठ को कहा जाता है कैरोपस, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आघातों से इसके लिए सुरक्षा प्रदान करती है। पीठ का एक सिरा ज़्यादा वृद्धि कर जाता है पीछे की ओर, जो कि पुच्छ जैसा आकार ले लेता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है पुच्छ। और फिर लगा हुआ है नीचे पश्चपाद, और पश्चपाद में उंगलियों जैसे जो प्रभार निकले हैं उनके लिए बोला जाता है पादजाल।